हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो 1D कंडक्शन था। रॉड के लेंथ के अलोंग कंडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे 2D कंडक्शन। इसको रेडियल कंडक्शन भी बोल सकते हो। रेडियल कंडक्शन फॉर अ रॉड। देखो, पहले क्या था कि क्यू का जो डायरेक्शन था कुछ इस तरीके था, अभी लिखना नहीं, लेंथ के अलोंग, ठीक है। अभी 2D में क्या होगा कि अगर एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, सिलेंडर में से अगर यहाँ से ट्यूब से हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है हमारे पास, ये जो ट्यूब है यहाँ से हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये पूरा जो ट्यूब है या जो पाइप है वो गर्म हो जाएगा, और उसके चलते जो हीट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन बनाओ तो क्रॉस सेक्शन में हीट फ्लो जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होगा, अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो, ठीक है। ऐसे फ्लो को बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल कंडक्शन, क्योंकि ये एक प्लेन में हो रहा है। या फिर रेडियल कंडक्शन, रेडियल क्यों? क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन के अलोंग है। आ रही है बात समझ में? पहले क्या होता, इस लेंथ के अलोंग हो रहा था, जिसमें यहाँ और यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हम ला रहे थे T1 T2। अभी क्या हो रहा है कि सेंटर, ये जो इनसाइड में जो सरफेस बन रहा है वो, और जो आउटसाइड में सरफेस बन रहा है वो, उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्यू का जो डायरेक्शन होगा, अगर T1 ज्यादा है तो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, और अगर T2 ज्यादा है तो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो लिखना, एक्सटर्नल सरफेस जो है उसका टेम्परेचर T2 है, जो इंटरनल सरफेस है उसका टेम्परेचर T1 है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन इधर बनाओगे तो इसका रेडियस R1, ये रेडियस R2, जो हीट फ्लो होगा कैपिटल Q डॉट, वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होगा अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो। एक ही जगह नहीं हो रहा है, ऐसे सारे जगह से होगा इस तरीके से, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ गिवन प्लेन।
देखो पहले क्या हो रहा था ना, जब 1D में पढ़ रहे थे, सुनना एक मिनट, जब 1D में पढ़ रहे थे, जो क्यू पास हो रहा था ना लेंथ के अलॉन्ग, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कांस्टेंट रह रहा था। चाहे यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया लो या फिर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया लो, कांस्टेंट था। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब क्यू यहां से निकलेगा तो ये वाला रेडियस मिलेगा इसको, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया इस बाहर वाले क्रॉस सेक्शन के एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। और अगर इस पॉइंट पे कहीं रेडियस आर पे, किसी भी आर्बिट्री रेडियस आर पे जाकर के देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे एरिया क्या हो रहा है, जैसे ये बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब बाहर की तरफ इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला एक निकाला था वो स्लैब सॉरी रॉड के लिए, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये जो एरिया है ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो में हर एक पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, यानी यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। तो हम फिर बेसिक से चलेंगे। बेसिक में क्या था कि अगर स्टेडी स्टेट है तो क्यू जितना यहाँ से पास होगा वही इतना ही यहाँ से भी पास होगा। हर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो क्यू की वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट से क्या लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट Q डॉट इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी आर। आर की लिख रहे हैं, यहां आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों माइनस भी होता है क्योंकि यहां जो चेंज हो रहा है ना, जो ग्रेडियंट आएगा वो किसके चलते आएगा, रेडियस के चलते आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले एक्स में करते थे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 1D डायरेक्शन में हो रहा था। यहाँ जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड जाओगे या रेडियली इनवर्ड आओगे तो चेंज होगा, इसलिए डी आर बाई डी टी लिख रहे हैं, सॉरी डी टी बाई डी आर लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो हम करेंगे क्या इसमें कि किसी आर डिस्टेंस पे जाकर के, किसी आर रेडियस पे जाकर के पता करेंगे कि कितने का हीट पास हो रहा है यहाँ से। ये रेडियस आर है और यहां से हीट क्यू डॉट पास हो रहा है, जिसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। आर डिस्टेंस पे गया, इस रेडियस पे कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि जब हीट आगे की तरफ जाएगा तो जैसे ये पेन हो गया, पेन के अंदर से हीट ऐसे बाहर आ रहा है, तो हम क्या करें कि ना तो ये वाला डिस्टेंस लिए ना ये वाला डिस्टेंस लिए, कोई आर्बिट्री डिस्टेंस ले लिए, कितनी दूरी पे, आर रेडियस पे, और वहां से पता है हमें हीट कितना पास होगा, क्यू ही पास होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में हर पॉइंट से हीट सेम पास होता है, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, के, इसका जो कांस्टेंट है ये कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी लिख सकते हो कितना, के। और ए जो होगा कहाँ का लेंगे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। नहीं, सोचो एरिया कौन सा सामने आ रहा है, जब हीट पास हो रहा है ना ऐसे रेडियली आउटवर्ड, तो एरिया कौन सा आएगा, ठीक तेज बोलो, नहीं एरिया बोल रहा हूं कि जब ये हीट ऐसे बाहर से पास होगा, ये सिलेंडर है तुम्हारा, सिलेंडर ऐसे हीट पास, इधर से हीट पास हो रहा है, तो ये जो क्यू जो होगा ना ये किस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा, ये जो एरिया यहां रखेंगे कौन सा एरिया रखेंगे, 2 पाई आर इंटू एल। अरे वो कर्व सरफेस, क्योंकि जब हीट बाहर निकलेगा ना तो इधर से बाहर निकलेगा, तो सबसे बाहर वाला सरफेस जहां से हीट निकल रहा है उसका वैल्यू कितना है, सबसे बाहर वाला सरफेस जहां से हीट निकलेगा 2 पाई आर टी इंटू एल, अगर ये लेंथ एल है तो। ठीक है, और जो सबसे इनर वाला एरिया है, जो सरफेस सबसे इनर में है, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर वन इंटू एल। ठीक है ना, क्योंकि जब हीट बाहर की तरफ जा रहा है तो यही एरिया तो इंक्रीज हो रहा है,
क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे गए ना, जैसे ये है तो ये चारों तरफ से हीट निकल रहा है, तो बाहर वाला तुमको एरिया दिख रहा है कितना है जहां से हीट निकल रहा है 2 पाई RL, तो R2 आएगा अगर बाहर वाला लोग है। इनर में से अगर कोई देखेगा तो उसको कौन सा एरिया देखेगा, इनर वाला दिखेगा, लेकिन हीट को क्या दिखेगा, हीट को अलग अलग जगह पे अलग अलग सरफेस एरिया दिखेगा। तो मैंने क्या करा, आर रेडियस पे जाकर के एरिया निकाला। आर रेडियस पे जो एरिया होगा वो कितना होगा 2 पाई R into L। तो यहाँ जो ए रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, जो आर डिस्टेंस पे सरफेस एरिया हीट काउंटर कर रहा है उसको रखेंगे। तो क्यू डॉट जो होगा डेट विल बी -K 2 पाई R L इंटू dt/dr। अगर एरिया समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हीट जिस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होता है वही एरिया लेते हैं, और अगर रेडियली आउटवर्ड जा रहा है तो हीट के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा डेट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहां पे निकालना है, आर रेडियस पे। अब हमारा काम क्या होता है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dt को एक तरफ रखो, dr वाले टर्म को एक तरफ रखो, ये हो जाएगा q डॉट dr/r इज इक्वल टू -2 पाई KL dt। ऐसे लिख सकते हो, जो भी r वाले टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, अब इसके बाद क्या स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट करना, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं विथ प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ जो लिमिट आएगा वो किसके टर्म में रहेगा, इस साइड में रेडियस के टर्म में, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है। तो रेडियस चेंज कहां से हो रहा है, R1 से R2 तक, तो इधर आएगा। इधर टेम्परेचर का लिमिट, तो टेम्परेचर कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो यहाँ पुट करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दैट विल बी इक्वल टू -2 पाई K, ये सारा कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम T1 टू T2। इंटीग्रेशन कितना होगा, dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, भूल गए हो क्या ये सब। सिंप्लीफाई करोगे इतना है। और अगर इसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से चेक करोगे तो RTH की जो वैल्यू होगी और रेडियल कंडक्शन ड्यू टू अ रॉड, थर्मल रेसिस्टेंस
आर टी एच इज इक्वल टू 2 पाई के। ऐसे पहले कंपेयर कर रहे थे ना वोल्टेज वाले टर्म से, फिर करंट वरेंट लिख करके, वैसे ही इससे कंपेयर करोगे तो नीचे जो टर्म आएगा टी T1 माइनस T2 के, वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ R2/R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के। ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे जाएगा कितना होगा RTH। ठीक है, सवाल लिखना। देखो, स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, steam at steam at 120 degree Celsius is flowing through a is flowing through is flowing through a 50 centimeter through a 50 centimeter long rubber tube, 50 centimeter long rubber tube of inner and outer of inner and outer diameter 2 centimeter and 2.4 centimeter. Inner and outer diameter 2 centimeter and 2.4 centimeter respectively. Outer surface is at 30 degree Celsius. Outer surface is at 30 degree Celsius, and thermal conductivity of rubber and thermal conductivity of rubber and thermal conductivity of rubber is 0.15. Thermal conductivity of rubber is 0.15 watt meter per degree Celsius. 0.15 watt meter per degree Celsius. Find heat flowing through the walls of tube. Find heat flowing through the walls of tube. फॉर्मूला बेस्ड है, सब कोई कर सकता है।
लॉग वाले को ऐसे ही रहने देना। हो जाएगा, हो जाएगा तो कर दो। देखो जो गिवन प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग R1 जो होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। R2 कितना होगा, 1.2 सेंटीमीटर। T1 कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। T2 30। लेंथ दिया हुआ कितना, 50 सेंटीमीटर। और कुछ K दिया हुआ 0.15 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सब चीज दिया है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। सो क्यू डॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई के की जगह 0.15 कितना, log 2। log 2 कितना होता है, 0.69693 शायद। और लेंथ जो रखेंगे इसको सेंटीमीटर में तो पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइडेड बाय, इसको रख सकते हो सेंटीमीटर में क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो को सेंटीमीटर में रखोगे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1.2 और इधर T2 माइनस T1 माइनस T2 करोगे 90 बचेगा। ये जो R2/R1 है ना, इसको चेंज करोगे तो भी इतना ही आएगा, ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। Q डॉट जो फाइनली आएगा, ये इसको ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाला बस सिंप्लीफाई कर दो। कौन इसको, वो कन्वर्ट करोगे फिर भी वो कैंसिल आउट को उतना ही हो जाएगा। ये R2/R1 जब रखोगे ना, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो R2 की जगह 1.2 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो, और इसकी जगह R1 की जगह 1 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। तो 100 अपने आप चला जाएगा, बचेगा 1.2। इसलिए उसको लिखने से कोई फर्क नहीं है। लाइन भी है 27। एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो तुमको नेचुरल लॉग 1.2 की वैल्यू दे देगा, उसके वो रटने का जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में देता है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हीट ट्रांसफर में, या फिर अभी जो पूरा थर्मल पार्ट चल रहा है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, फॉर्मूला याद होना चाहिए, काम बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन।
थ्री डायमेंशनल हीट कंडक्शन, या फिर इसको रेडियल कंडक्शन थ्रू ए स्फीयर भी बोल सकते हैं। स्फीयर से कंडक्शन हो रहा है, जैसे अगर ये कोई स्फीयर है, इससे कंडक्शन देखोगे तो रेडियली आउटवर्ड अगर टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा है और T2 कम है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। और ये एक प्लेन में नहीं हो रहा, बाहर भी हो रहा है, अंदर की तरफ भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्फीयर है, चारों तरफ आएगा। जैसे कोई राउंड बल्ब है तो उससे जो लाइट निकलता है वो क्या होता है, 3D में आता है। सिमिलर ऐसा भी होगा। सिलेंडर केस में क्या होता है, एक रॉड है, मरकरी जो है, तो इधर से ऐसे बाहर आएगा, एक प्लेन में उसको ले सकते हो, लेकिन इसको एक प्लेन में नहीं ले सकते हो। इसके लिए अगर इसको डिफाइन करना है तो 3 डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा, एक्स वाई जेड का, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, 3D बोलते हैं। इसमें भी सेम चीज होगा, साइड में एक रेडियस होगा R1 जिसका टेम्परेचर T1 होना चाहिए, और एक बाहर का आउटर रेडियस R2 जिसका टेम्परेचर T2 है। तो इन दोनों में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो बाहर की तरफ हीट फ्लो होगा। T1 और T2 अलग है, जिसमें T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ से हीट बाहर फ्लो होगा, Q डॉट, ठीक है। और ये Q डॉट ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होगा, एक्स वाई जेड तीनों तरफ, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से देखोगे तो Q जो है ना, जब बाहर की तरफ आएगा तो एरिया चेंज होगा। जब Q बाहर की तरफ आएगा तो जो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया वो काउंटर कर रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियस के साथ चेंज हो रहा है। रेडियली आउटवर्ड आएगा, एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ जो एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, अगेन कर्व सरफेस, जो जो इसका सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, अगर रेडियस r है तो 4 पाई r स्क्वायर। तो सब चीज सेम रहेगा, जो सिलेंडर में हुआ था सबका सब चीज सेम रहेगा, बस एरिया में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगेन फ्रॉम फूरियस लॉ लिख सकते हो, एट एनी रेडियस r Q डॉट की जो वैल्यू होगी डेट विल बी माइनस के ए डी टी बाई डी आर। और a कितना रखोगे अगर रेडियस r है तो माइनस के ए 4 पाई r स्क्वायर डी टी बाई डी आर, ठीक है। और फोरियस लॉ स्टेडी स्टेट कंडीशन में लगता है तो Q हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम पास होगा। डी आर बाई आर स्क्वायर ये बाहर आएगा, और इधर माइनस 4 पाई के डी टी। इंटीग्रेट करो, अगेन इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, सबसे स्मॉलर रेडियस से आउटर रेडियस, तो R1 से R2, दूसरे साइड माइनस 4 पाई के dt का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम T1 टू T2। बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस 1/r माइनस Q डॉट 1/r R1 से R2 माइनस 4 पाई के T1 से T2।
हाँ, इसको लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाओगे चेंज हो जाएगा, तो R1 माइनस R2, और इधर हो जाएगा 4 पाई के T1 माइनस T2। लिमिट पुट करके माइनस को अंदर ले गए, तो जगह इंटरचेंज हो गया, T1 T2 का, R1 R2 का। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो Q डॉट विल कम एज 4 पाई के R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 T1 माइनस T2। यहाँ RTH कितना होगा? बोलो RTH की वैल्यू कितना लिखे? जो चीज ये आया ना इसको जस्ट पलट देना, जो चीज इसके साथ कोफिशिएंट है इसको पलट दोगे तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R1 R2। हो गया? सवाल लिखो एक। A hollow metallic sphere, a hollow metallic sphere, a hollow metallic sphere of radius 20 centimeter, of radius 20 centimeter surrounds surrounds a concentric sphere, surrounds a concentric sphere, surrounds a concentric sphere of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter. The space between the space between the space between these two spheres, the space between these two spheres is filled with a non-metallic material, is filled with a non-metallic material, full stop. The inner and outer surfaces, the inner and outer surfaces, the inner and outer surfaces are maintained at 50 degrees Celsius and 10 degrees Celsius, are maintained at 50 degrees Celsius and 10 degrees Celsius respectively, and it is found respectively, and it is found that 100 joule of
it is found that 100 joule of heat is flowing through the sphere per second. 100 joule of heat is flowing through the sphere per second. Find the thermal conductivity of material between spheres. Find the thermal conductivity of material between spheres. क्या क्या? अच्छा रुको, नहीं उसकी जरूरत नहीं, देखो हो क्या रहा है ना, वो जो मेटल है ना वो थिन है बहुत ज्यादा। एक हॉलो स्फीयर है मेटल का, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्फीयर है और इसके बीच में जो खाली जगह बच रहा है ना, इसमें एक नॉन मेटालिक मटेरियल फिल कर रहा है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन कर रहे हैं कितना पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, और बाहर को मेंटेन कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बहुत ज्यादा थिन है ना, तो इसलिए इसके के का वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं है। अप्रोक्सीमेटली जो मेन चीज है वो ये जो नॉन मेटालिक है इसके चलते सोचना है। हाँ सिंप्लीफाई करो, अप्रोक्सीमेट कर दो। कितना? 1/, नहीं कुछ गलती किया, उतना कम नहीं है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करे हो? R1 कितना? 5 है ना, तो 5/100 इसको लिख सकते हो। हाँ 20/100 डिवाइडेड बाई 20 - 5 इंटू 1/100। थ्री 3.1 के आसपास। सो के अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे इट विल बी टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर कितना था, सीधे डिफरेंस बता दो। 40। 40 तो 100 डिवाइडेड बाई के कैलकुलेट करना, 100 डिवाइडेड बाई 4 पाई
पहले ये मल्टीप्लाई होगा 15 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 4 पाई। सिंप्लीफाई करोगे के की जो वैल्यू आएगी 3 के आसपास आएगी। हाँ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। थ्री पॉइंट वन फाइव। अरे वो 3 के आसपास है। नेक्स्ट लैग्ड एंड अनलैग्ड। लिखना है ऐसे। ये हो गया सबका। ये अप्रोक्सीमेटली सिंप्लीफाई करोगे 3 के आसपास आएगा। क्या कौन सा 15? ये वाला 15 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, ये नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर। कंडक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड ओनली। इसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन होगा वो बस इसके लेंथ के अलोंग हो रहा है, तो लेंथ के अलोंग करने के लिए हम ये जो आउटर लैटरल सरफेस एरिया उसको इंसुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो लैटरल सरफेस इज इंसुलेटेड। रॉड के लेंथ के अलोंग हीट फ्लो होगा, बाहर की तरफ या जो लैटरल वाला है 2D वाला उधर फ्लो नहीं होगा। और ऐसा करने के लिए हम जो लैटरल सरफेस है उसको इंसुलेट कर देते हैं। इसमें दोनों एक साथ हो रहा है, लेंथ के अलोंग भी कंडक्शन हो रहा है और रेडियली भी कंडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो बाहर वाला सरफेस जो हमने पहले इंसुलेट किया था वो इंसुलेटेड नहीं है, इधर के अलोंग तो होगा ही, साथ ही साथ बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड भी क्यों जाएगा। और यही प्रैक्टिकल सिचुएशन है, यही दिखेगा हमें रियल लाइफ में। ये इंसुलेशन करने के बाद भी एक्चुअल में मतलब 100% ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर इंसुलेट करोगे तो भी कुछ ना कुछ रेडियली बाहर आता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का फॉल लीनियर होता है। फॉल इन टेम्परेचर
is linear along the length. मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ होगा, इधर x और इधर टेम्परेचर, इसको टच करा सकते हो, x इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर T1 और x इक्वल्स टू L पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी T2। दूसरे वाले केस में जो टेम्परेचर है वो लीनियर फॉल नहीं होता। अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है तो जो फॉल होगा कुछ इस तरीके से होगा, T2 x इज इक्वल टू L पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ आइस इन पॉन्ड। तो जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, कोई भी वाटर बॉडी है वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो जो कन्वर्जन शुरू होता है आइस में, आइस फॉर्मेशन शुरू होता है वो कहाँ से होता है, टॉप लेयर से। ठीक है ना, सबसे ऊपर जो वाटर है वो चेंज होगा, फिर उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। तो हमें पता करना है कि अगर हम चाहते हैं कि 10 सेंटीमीटर का एक थिक आइस जमा होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मान लो ठंडी का दिन है, -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और एक पॉन्ड है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसमें 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम 24 घंटा दोगे, सॉरी 24 घंटा दे रहे हो, तो कितना थिकनेस आइस का यहाँ पे फॉर्म होगा वो कैलकुलेट करना है हमें। आ रही बात समझ में? चलो, तो यहाँ होगा क्या कि मान लो एट टी टाइम, पहले लिखना कुछ, व्हेन टेम्परेचर, इसमें लिख लो, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, when temperature falls below 0 degree Celsius, water starts freezing, water starts freezing, water starts freezing, full stop। चलो अब पहले समझो, देखो जब आइस में चेंज होगा वाटर तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि वाटर से जो हीट है ना वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो तुमने क्या देखा, किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी लेट थिकनेस इज वाई। ठीक है, एक तालाब था हमारे पास,
उसमें देखा कि हमने खड़ा होकर देख रहे हैं, जीरो पे जीरो था y, और टाइम t पे कितना हो गया, y हो गया। और इसके नीचे पूरा वाटर है। ठीक है, अब इसको और टाइम दोगे तो ये थिकनेस इंक्रीज होगा, और जब थिकनेस इंक्रीज होगा तो हीट रिलीज करेगा। रिलीज कौन करेगा, नीचे जो वाटर है वो, और उस हीट को पास होना होगा इधर से, तब तो एटमॉस्फेयर में जाएगा ना। जो हीट यहाँ पे है वो इधर से पास होके कहा जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ दो चीज होगा, एक तो हीट रिलीज होगा ड्यू टू फ्रीजिंग, और रिलीज होकर के इस आइस के थ्रू कंडक्शन होकर के कहाँ पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये जो टॉप का टेम्परेचर वो कितना होगा, -T°C। माइनस क्यों लिख रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निगेटिव में, ठीक है। और ये जो वाटर है ना, इसका टेम्परेचर कितना होगा, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, इस आइस के नीचे जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0°C। आइस वाटर मिक्सर का टेम्परेचर कितना होता है, 0°C। तो ये जो नीचे जितना वाटर है ना, उस सबका टेम्परेचर कितना है, 0 है। 0 से हल्का सा भी आप घटाओगे उसको, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा ना, तो इधर से हीट रिलीज होगा कितना, क्यू डॉट। और वो जो क्यू डॉट रिलीज होगा, मान लो तुमने थिकनेस इंक्रीज किया, कितने से, dy से। तो इस dy थिकनेस का जो आइस जमा है ना, dy थिकनेस का जो आइस जमा है, इसमें से जो हीट जाएगा वो इधर से पास होगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्यू कैलकुलेट कर सकते हो कैलोरीमेट्री यूज करके, क्योंकि उसमें बोलता था कि जो हीट रिलीज होगा डेट विल बी हाउ मच, m इंटू एल। तो अगर ये पूरा मास कैलकुलेट कर लें कि कितना मास आया, ठीक है, और उसमें L से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हीट रिलीज होगा वो आ जाएगा, और कंडक्शन से कितना हीट बाहर आया वो टेम्परेचर डिफरेंस और इस थिकनेस से पता कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो लिखना, ये चीज पहले इतना उतार लो, एट टाइम t इक्वल्स टू, एट टाइम t लेट थिकनेस इज y, सॉरी इज हो गया, इज y। नहीं, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये नीचे से जो जा रहा है, नहीं वो निगलेक्ट करना है। इसके पास जो हीट आएगा ना, वो तो अल्टीमेटली जाना कहाँ है, निकल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जर्व करेगा तो पिघल जाएगा। हीट ऑब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है, पिघल जाएगा। तो पिघल नहीं रहा है ना, वो उतना ही पे रह रहा है, उसको मौका ही, एटमॉस्फेयर मौका ही नहीं दे रहा कि तुम हीट ऑब्जर्व करो, क्योंकि इधर का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो वो चाहेगा ज्यादा ज्यादा हीट लेना। तो वो आइस से तो हीट ले ही रहा है, तो आइस से जो हीट ले चुका है उससे हमें मतलब नहीं है, वो बर्फ का फॉर्मेशन हो गया, हमें किससे मतलब है, ये जो आइस है इसके बाद का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें जो हीट रिलीज होगा वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर को ही मिलना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर सब चीज एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हो गया। लिखना, if in time dt, if in time dt, if in time dt dy thickness, dy thickness of ice is formed further, dy thickness of ice is formed further, then heat released during, then heat released during, heat released during this process, this process is given as, is given as, is given as mass of ice formed, is given as mass of ice formed into latent heat, into latent heat of freezing, into latent heat of freezing.
into latent heat of freezing. That is Q is equal to M ice into L F. और ये जो M है इसको लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में इंटू एल एफ. ये जो मास है इसको डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हो, और वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ इंटू एल एफ. ये स्मॉल एल से कर दो, ये लेंथ है. देखो ये थिकनेस है, यह जो एरिया जम बना वो, और ये जो पूरा लेंथ है ये, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम आएगा. ठीक है, तो कर लिया. एरिया कौन सा आ रहा है, एरिया समझ में आ रहा है ना, जो पूरा तालाब का एरिया है वो, और उसका जो थिकनेस है उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो थिकनेस कितने का बनाया हमने, जस्ट जो अभी वाला थिकनेस बनाया वो कितने का बना, dy का. तो इस लेंथ की जगह क्या रखोगे, dy, यानी जो Q हीट बाहर निकला दैट विल बी ALF इंटू dy. इतने का हीट बाहर निकला कितने टाइम में, dt टाइम में. और यही जो हीट है ये यहां से बाहर निकल के जाएगा. ये जो हीट है ना, जो कौन रिलीज किया, ड्यूरिंग फॉर्मेशन वाटर रिलीज किया, जब आइस बनना था तो इतने का हीट रिलीज किया, एंड दिस हीट विल कंडक्टेड थ्रू दिस आइस. और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके नीचे लिखना, दिस हीट will pass through, this heat will pass through already formed ice, pass through already formed ice to the atmosphere, which can be given as q dot equals to minus ka T1 कितना 0 माइनस टी डिवाइडेड बाई y. ये वाला चीज समझ में आया कैसे लिख रहा है, देखो एक मिनट. इधर से Q डॉट पास हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर T1 0 है, इधर का टेम्परेचर T2 माइनस टी है. ठीक है, और ये जो थिकनेस है कितना है, y है. ठीक है, तो ये रॉड के लिए 1D कंडक्शन, 1D कंडक्शन के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हो. देखो ये क्या है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो है. Q डॉट कहने क्या मतलब होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो. इसमें जब dt से मल्टीप्लाई करोगे ना तब इसके बराबर होगा. आ रही बात समझ में, ये टोटल हीट है, कितना हीट निकला जब आइस का फॉर्मेशन हो रहा था dt टाइम में, इतना निकला. पास कितना हुआ, इतना हुआ, लेकिन ये पर सेकंड बताता है. ये डॉट लगाने का मतलब है रेट ऑफ हीट फ्लो है, लेकिन तुमने कितने देर तक आइस फॉर्म करवाया, dt टाइम में. तो अगर इसमें dt से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए. आ रही बात समझ में, तो dt से मल्टीप्लाई कर दो. Therefore, या पहले ऐसे लिख दो, एंड Q डॉट dt इज इक्वल टू Q. डॉट ऊपर लगाने का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में dq बाई dt लिखना. तो अब दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के ए टी डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, सॉरी इंटू डी टी भी आएगा, डी टी ये रखोगे, रो ए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू डी वाई. अब देखो एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया के लिए परेशान नहीं होना है कि सर तालाब का तो एरिया दिया ही नहीं है, एरिया की जरूरत आएगी भी नहीं. पता चले तालाब का पूरा लेंथ मेजर करने लगे, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. अब चेंज क्या क्या हो रहा, टाइम के साथ ये y चेंज होगा
और dy चेंज होगा। जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जो जो एक तरफ एक जैसे हैं उसको एक तरफ कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के टी डी टी इज इक्वल टू रो एल एफ वाई डी वाई। एट टी इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू 0, एट टी इक्वल्स टू टी y का वैल्यू कितना था, y था। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, के आइस के लिए कांस्टेंट है, टी जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन डी टी डेट विल बी इक्वल टू रो एल एफ इंटीग्रेशन वाई डी वाई। सिंप्लीफाई करो लिमिट रख करके, ठीक है। इक्वेट करोगे उसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है, टी इज इक्वल टू, लिमिट पहले पुट कर लो, 0 टू टी 0 टू वाई, टी इक्वल्स टू रो एल एफ बाई 2 के टी, सॉरी के टी तो उधर आएगा, के कैपिटल टी इंटू वाई स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा माइनस चेक कर लेना, यहाँ माइनस आता है क्या इधर बाहर में, ये सर डायरेक्टली इससे होता है ना, T1 माइनस T2, इधर माइनस नहीं होगा, एक मिनट चेक कर, हाँ इधर से माइनस हटा देना। जब फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं ना रॉड वाला, तो उसमें माइनस नहीं आता है ना 1D में, तो सब जगह से इधर से माइनस हटा देना, तो गड़बड़, टाइम नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि इसको लिखने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था 1D वाला, उधर से माइनस हटा देना। फोरियर्स का जो बेसिक इक्वेशन है उसमें माइनस आता है। अब यहाँ से देख सकते हो कि जो थिकनेस है वो टाइम के, थिकनेस और टाइम का रिलेशन तुमको पता है कि अगर y का थिकनेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम दो। एक सवाल लिखो, लिखना, थिकनेस ऑफ आइस, थिकनेस ऑफ आइस in a lake, thickness of ice in a lake is 5 centimeter, thickness of ice in a lake is 5 centimeter, and atmospheric temperature is, and atmospheric temperature is, and atmospheric temperature is minus 10 degrees Celsius, minus 10 degrees Celsius. Calculate the time required, calculate the time required, calculate the time required for the thickness to be doubled, calculate the time required for the thickness to be doubled, if density of ice, if density of ice is 0.92 gram per centimeter cube, density of ice is 0.92 gram per centimeter cube,
कॉमा थर्मल कंडक्टिविटी is 0.004 calorie per centimeter second degree Celsius. यहाँ से कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। और लैटेंट हीट तो पता ही है इसका, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है इसके लिए 80, तो लिख लो वो भी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। नेगेटिव कैसे आ सकता है, बनाओ फिर। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टली कर सकते हैं अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। कितना यूनिट क्या है? ईयर्स सेकंड में बहुत कम है यार, 9000 सेकेंड। सब कुछ एसआई में रखे हो? सब सेंटीमीटर में करके निकाले हो, तो जो फाइनल आंसर है वो किस में आ रहा है? 3/2 सेकेंड। ये मतलब तुम्हारा आ रहा है 1500 सेकेंड के आसपास। 1500 सेकेंड है ना? 1500 सेकेंड यार कम है। 1500 सेकेंड मतलब कितने घंटे? कुछ मिस्टेक करे हो छोटा सा। कितना? 3.5 क्या मतलब? वही सेकेंड? नहीं उतना सेकंड में तो फिर पूरी दुनिया जम जाएगी। अगर 3.5 सेकंड में 5-5 मीटर का आइस जमने लगे तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नेगेटिव भी आंसर हो सकता है। चलो देखो समझते हैं। कह रहा है ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आइस पहले से जमा हुआ है, 5 सेंटीमीटर का पहले से है, तो उसके लिए टाइम लगा होगा कुछ T1, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हमने करा है ना, ये 0 पे कितना था? 0 था। थिकनेस एट T = 0 पे y की वैल्यू कितनी थी? 0 थी।
और t इक्वल्स टू टी पे y की वैल्यू y थी। तो ये जो हमने करा है ना, ये 0 से लेकर के करा है। आ रही है बात समझ में? इसमें अगर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते ना, एट t1 अगर हम थिकनेस y की जगह y1 लेते और t2 y की जगह y2 लेते, तो यहां से जो फॉर्म, हाँ क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, देखते हैं, रुको। तो ऐसे अगर सिंप्लीफाई करते ना, एक मिनट रुक जाओ, तो यहां से जो फॉर्मूला आता वो आता डेल्टा टी इक्वल्स टू रो एल एफ डिवाइडेड बाई के टी, 2 KT y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब इसको यूज करते डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन ये वाला चीज मैंने बताया नहीं था। तो इसको देखो, अगर यहां से करना है ना, तो पहले तुम T1 निकालोगे कि 5 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगा होगा, फिर T2 निकालेंगे कि 10 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगेगा, फिर जो बाकी का 5 सेंटीमीटर जो नया जनरेट हुआ उसको बनने में कितना टाइम लगेगा, T2 माइनस T1। आ रही बात समझ में? तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला आता। तुमको करना क्या है कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं, हमने ये मान के करा है t इक्वल्स टू 0 पे आइस y जो था वो 0 था, तो t इक्वल्स टू t पे आइस कितना हो गया, y हो गया। तब ये डायरेक्टली यूज कर ले सकते हैं, लेकिन जो सवाल गिवन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। उसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पहले से है, तो 5 सेंटीमीटर बनने में कुछ टाइम लगा होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 10 सेंटीमीटर तक जाना है, तो 10 सेंटीमीटर कहां से जाएंगे, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो मतलब 0 से जा रहे हो, ये 10 सेंटीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर जाने में जितना टाइम लगा वो आया। लेकिन तुमको वो नहीं निकालना है, तुमको क्या निकालना है, 5 सेंटीमीटर बन चुका है, बनने के बाद और कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट ये यूज कर लो या T1 T2 निकाल लो। तो यहाँ से डेल्टा T जो आएगा ना, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, रो एल एफ डिवाइडेड बाई 2KT y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 19.1 आवर्स। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 19 घंटा लगेगा 5 सेंटीमीटर का आइस बनने में। 25 छोड़ दिए थे ना, होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, 1 घंटे में अगर इतना आइस जमने लगे तो दिक्कत होगा। हाँ हाँ, ये वाली चीज समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहा है। जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें लिमिट ध्यान से रखना, कहां से कहां तक रखे थे, 0 से y तक गए थे। इन सवाल थोड़ा सा ये स्क्वायर छोड़े, स्क्वायर रखो। और सब चीज सीजीएस में है, तो सारा चीज सीजीएस में पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। तो डेल्टा टी विल बी, रो की वैल्यू बता ना, 0.92, 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.004, और टी कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब कितने लोग यहाँ, अच्छा तुम्हारा माइनस इसीलिए आ रहा था क्या, क्योंकि टी की जगह तुमने माइनस, अरे वो खा गया था ना जब डेरिवेशन कर रहे थे उसमें। तो y2 की जगह 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वाला लिखा हुआ कितना, 92 डिवाइडेड बाई 4.8, 19 के आसपास या 19.1 के आसपास।
तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, आएगा आएगा। अच्छा जैसे हम कर रहे हैं वैसे देख सोच सकते हो क्या क्या करा है। पहले इतना सोचो, इतना में क्या करा है। 2 और इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 होगा, 20 से 80 गया 4 टाइम्स में। इधर कितना 0.004 है, 4 को काटेगा 1000 टाइम्स में है, तो 1000 टाइम्स इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो इतना आएगा, 2 जीरो खा जाएगा तो 2 जीरो इधर। इसको करोगे तो इसको अब सिंप्लीफाई करके तो भी तुम ला सकते हो, इसका एक रिलेशन यूज कर सकते हो, ऐसे वैसे लिख सकते हो। तो ये 15 इंटू 5 फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आर्ट्स में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करें। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का तरीका सीखना पड़ेगा, वो अपने से करोगे तब होगा, नहीं तो हम बताएंगे तो मेरा तरीका होगा उसको फिर 10 दिन में भूल जाओगे। चलो इसी के साथ कंडक्शन खत्म हो गया। टेस्ट का कुछ सवाल है, टेस्ट दिए थे? बहुत सवाल है क्या? चलो 10 मिनट टाइम बचा है, टेस्ट का कुछ पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट शुरू करेंगे। रुको क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ मैं। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहे सर। बोलो तो कुछ। सर 34 नंबर। अच्छा 34, रुक जा रुक जा। सब सब देखो, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो पहला, ये वो जो एक है ना वो पीने वाला, उसका ढूंढो। अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ये वाला। हाँ ये सही सवाल है, आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग है। पढ़ लो एक बार, सब कोई पढ़ लो आराम से, एकदम मजे मजे में पढ़ लो। होता है ऐसे, पीने के बाद होता है। हाँ? क्योंकि हम कॉलेज से वापस आ गए हैं ना, 4 साल कॉलेज में बिता चुके हैं। कोई ना, आजकल के जनरेशन में हो गया, हमारे टाइम में नहीं पता था ना, मैंने तो हम भी शुरू कर चुके होते वहीं पे। अब देखो क्या कर रहा है कि 5 स्टेप आगे जा रहा है और फिर 3 स्टेप क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, फिर यही सब चल रहा है बेचारे का। ईच स्टेप इज 1 मीटर एंड टेक्स 1 सेकेंड। 1 मीटर का स्टेप है और 1 सेकेंड ले रहा है चलने में। देयर इज ए पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। हाँ बोल रहा कि कब गिरेगा। तो सबसे पहले कि देखो, अगर 8 सेकेंड टाइम लग रहा है ना, 8 सेकेंड का टाइम दे रहे हो तो कितना चल रहा भैया, 2 मीटर बस चल रहा। अब समझना यहाँ पे 2 मीटर चल रहा है ना। अब एक चीज ध्यान दो कि एक्चुअली में ये चला कितना, मतलब स्टेप जो इसने बढ़ाया, मतलब हर ये में 8 स्टेप में ये कितना चल रहा है,
2 चल रहा है, या उसको 5 भी बोल सकते हो। तब देखो 11 इधर है, सुनो 11 अगर पहुंचना है तो एक्चुअली में कोई कैलकुलेशन करेगा तो 2m 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 और 2m, फिर गया धड़ाम से गिर गया। कितना 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, बाकी सारा चीज ठीक है, इधर से थोड़ा गड़बड़ी होगा, क्योंकि होगा क्या ना कि पीछे जाने से पहले ही गिर गया बेचारा। गया 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 5 स्टेप चलने के बाद ना 3 पीछे आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब 5 स्टेप चला ना, कुछ ऐसा प्रोसेस था कि चल रहा पीछे आ रहा है, लेकिन एक बार ऐसा किया आगे गया और गड्ढे में चला गया, तो पीछे आने का मौका नहीं मिला। तो वो वाला जो चीज जो है ना, वो थोड़ा उसी में बस दिमाग लगाना था, बाकी सारा चीज नॉर्मल था। तो देखो हो क्या रहा है कि 5 स्टेप आगे गया फिर पीछे आया, तो एक्चुअल में जब पहला प्रोसेस पूरा हुआ, ध्यान से सुनो प्रोसेस वाइज चलेंगे, 5 स्टेप आगे गया पीछे आया, प्रोसेस कितना, मतलब इसमें 8 सेकंड टाइम लेगा। फिर अगला जो प्रोसेस है 2 मीटर चलने का, 2 मीटर चलने का पहले उसमें जाएगा कितना, 3 मीटर से आगे गया, ठीक है ना, सॉरी 5 मीटर से आगे गया, फिर कितना पीछे आया 3 मीटर से, तो एक्चुअली में वो बच के कितना हो गया 2 मीटर हो गया, और इसमें टाइम उसने कितना वेस्ट किया। अब जो टोटल डिस्टेंस है ना स्टार्टिंग से, टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग से कितना कवर किया 4 मीटर। ठीक, अब फिर से इसको चलाएंगे आगे फॉरवर्ड 5 से, फिर पीछे करेंगे, लेकिन उस करने से पहले काउंट कर लेंगे कि अगर ये 5 ऐड कर रहे हैं तो ये 11 नहीं हो जा रहा ना, क्योंकि जैसे ही शुरू से 11 हो जाएगा गड्ढे में गिर जाएगा। तो 5 गया, इसमें ऐड कर रहे हो तो कितना हो रहा है 9, यानी गड्ढे में अभी नहीं पहुंचा, यानी फिर पीछे आने की कैपेसिटी है उसके पास, तो बेचारा 2 से और पीछे आ गया, कितना, अब ये 6 हो गया। लेकिन इतने देर में उसने टाइम कितना खर्च कर दिया, बाकी का 8 सेकंड और। अब 6 चल चुका है बिना गड्ढे में गिरे, अब उसको फिर आगे चलना है, आगे चला 5 मीटर, फिर कौन मिल गया, क्योंकि 6 में 5 ऐड करोगे तो गड्ढे में रह गया, पीछे आ ही नहीं पाया, तो 5 सेकंड इधर लग जाएगा, तो जो टोटल लगा ऐड कर दो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो पूरा सोचोगे ना कि ऐसे 2 स्टेप चल रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लास्ट वाला जो 1 है उसमें चला के, हाँ तो गलत हो जाएगा फिर वैसे। हाँ अब कौन सा, ये ऑनलाइन वाले भैया क्या पूछे थे, रुक जाओ, इधर क्या पूछा सर था? 34 सर। नहीं 34 तुम्हारा सेट ए है क्या, तुम लोग का सेट नहीं था? सवाल एक बार पढ़ो ना, सवाल कौन सा है, क्योंकि सेट वाइज यहाँ पे अलग लेवल का वो चल रहा है। एक बार प्रॉब्लम पढ़ लो क्या है तुम्हारा। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर। सर वो ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रुको ढूंढने दो। अच्छा 34 ही है, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल, इतना ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 इन द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं पूछ रहा है। टाइम इंटरवल कहने का मतलब होता है कि अगर उस इंटरवल में ऐड करोगे तो 0 होगा। और वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एरिया अंडर या स्लोप। वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, स्लोप से। अब पता करो कि स्लोप किन 2 पॉइंट के बीच में 0 है, T1 एंड T3। T3। T1 नहीं, ऐसे 3 होना चाहिए नहीं है, या है जो एक बार है, थोड़ा सा सोचो तब बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 इन टाइम इंटरवल बिटवीन, मतलब डेल्टा V 0 होना चाहिए किस 2 पॉइंट के बीच में, डेल्टा V किस 2 पॉइंट के बीच में 0 है, T1 T3 के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि V3 माइनस V1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल में पूछ रहा है इसलिए उसको एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ रही है बात समझ में। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई, या 2 से कंफ्यूज हो गए तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब A को 0 करना है तो इसको 0 कर दो, तो पता करो ये कौन से 2 पॉइंट के बीच का अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो ऐसा एक ही 2 ही पॉइंट है 1 एंड 3। क्लियर है, बोलो और किसी को कोई दिक्कत। 21
21 21 में तुमको दिक्कत है? डायमेंशन लिखना है ए बाई बी का। इजियर प्रोसेस इसका कुछ नहीं है, इसमें बस है क्या कि एक्स क्या है, मीटर है ना। इजियर प्रोसेस इसका क्या ही करोगे, अरे हाँ ए का जो डायमेंशन होगा वही टी का डायमेंशन होगा, ठीक है। अब तुमको टी का डायमेंशन पता चल गया तो बी का डायमेंशन निकाल सकते हो प्रेशर यूज करके। तो प्रेशर का डायमेंशन पता यूज करके निकालोगे तो बी का डायमेंशन पता चल गया, फिर टी से डिवाइड कर दो, और इसका कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं कितना 33 33 कितने लोगों ने करा है ये बोट वाला? आंसर तो नहीं पता, लेकिन ये इतना टफ सवाल है क्या? अ फिगर शोस टू बोट, अच्छा बोट देख के परेशान हो गए रिलेटिव मोशन का इसलिए? 1.5 आया है तो आंसर। सबका अलग अलग रहा है, चलो बता दे रहा है। फिगर शोस टू बोट्स ए एंड बी विथ बी कनेक्टेड, ठीक है। अ पर्सन ऑन बोट्स बोट ए, जल्दी से तुम लोग अपने मन से सवाल पढ़ लो, हम भी अपने मन में पढ़ ले रहे हैं एक बार। हल्ला नहीं करो। देखो पहले तो इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालोगे कि एक्सेलरेशन कितना है, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने के बराबर लग रहा है? एक का मास कितना है 250 kg है, फोर्स इस पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन। दूसरे का मास कितना है 500 kg है, इस पे भी फोर्स कितना लग रहा है बोलो 50 लग रहा है, सेम फोर्स लगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a1 50 डिवाइडेड बाई 250 मतलब 1/5, और इधर a2 हो जाएगा 1/10, ठीक। अब तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हो तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा? v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस 1/2, अच्छा 1/2 नहीं होता ना, a रिलेटिव इंटू t, ये यूज कर लो। रिलेटिव मोशन जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो सीधे। अब u रिलेटिव क्या था, सवाल पढ़े होगे तो u रिलेटिव बताओ कितना? u रिलेटिव 0 है ना, शुरू में कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो v रिलेटिव कितना होगा? a रिलेटिव पहले निकालो, तो a रिलेटिव डायरेक्शन देखो, अगर इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो तो a रिलेटिव जो होगा डेट विल बी 1/10 प्लस 1/5, ऐड होगा ना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो या इसको इसके रेस्पेक्ट में देखो, सेम चीज है। एक्सेलरेशन जो होगा a रिलेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में ऐड होकर के आएगा, तो इधर रखोगे तो दिस विल बी हाउ मच 15/50 इंटू 5, फाइनल आंसर कितना आएगा 1.5 सेकेंड। कौन सा? नंबर 2 आ गया समझ में? चलो और बोलो। अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये किसने किसने करा? 40 नंबर सिंपल पेंडुलम वाला, 40 किसने किसने करा? आंसर कौन सा होगा? सर थर्ड वाला होगा। हाँ वही 2 नहीं, थोड़ा सा कहीं गलती है। कौन सा? नहीं, अरे सभी बोल दो फिर। सर 3 वाला 3 होगा, देखो कैसे। पहले तो ये बताओ ये जो मोशन हो रहा है वो कौन से सर्किल में हो रहा है, वर्टिकल सर्किल या हॉरिजॉन्टल सर्किल? मोशन किधर हो रहा है, वर्टिकल सर्किल या हॉरिजॉन्टल सर्किल? अरे वर्टिकल सर्किल है, पेंडुलम ऐसे इधर में घूम रहा है ना ऐसे, तो वर्टिकल सर्किल में जो एक्सेलरेशन होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट और, तो इसका जो नेट होगा ना वो इधर की तरफ आएगा,
तो इसलिए फाइनली जो सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। गिवन फिगर के अकॉर्डिंग अगर गिवन फिगर कुछ इस तरीके से कर देता कि पार्टिकल यहां पे रहता तो एक AC इधर, AT इधर, तो A नेट इधर होता। आ रही है बात समझ में? बोलो। सर वो 32 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या फ्री फॉल होगा या एक्सेलरेशन ये रह जाएगा? रॉकेट इज रिलीज फ्रॉम द राइजिंग बलून। एक्सेलरेशन जैसे ही किसी चीज से रिलीज करते हैं ना तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल का हो जाता है। अगर किसी से डी अटैच हो गया, जैसे एक सवाल कराया था लिफ्ट वाला ना, जिसमें से बोल्ट डी अटैच हो रहा था, ये वाला सवाल करवाए हैं। अब आधे लोग तो नए हो ना तो पता ही नहीं चलेगा। सुन लो आज ध्यान से कि अगर कोई बॉडी है राइज कर रहा है, ए से एक्सलेट ऊपर हो रहा है या ए से एक्सलेट नीचे हो रहा है, जैसे ही उसमें से कोई चीज टूटेगा ना तो उसका एक्सेलेरेशन फ्री फॉल हो जाएगा। वो नीचे जब गिरेगा कितने से हो जाएगा, जी से नीचे की तरफ जाएगा। रिटेन बस एक ही चीज करेगा, वेलोसिटी। जिस पॉइंट पे टूटेगा ना उस पॉइंट पे वो उसकी वेलोसिटी ले लेता है। जैसे अगर किसी बस से जंप करोगे तो जंप करते टाइम बस का हम एक्सेलरेशन नहीं लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तभी क्या होता है, गिर जाते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे अगर एक्सेलरेशन लेते ना तो बस ऐसे चल रहा है, तुम भी उसके साथ चलते रहते हैं। एक्सेलरेशन नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज का। अगर जंप कर रहे हो किसी भी बॉडी से, मूविंग बॉडी से कोई चीज डी अटैच हो रहा है तो उसका वेलोसिटी लेगा उसी इंस्टेंट पे, फिर डी अटैच करने के बाद फोर्स लगेगा, वेलोसिटी में भी चेंज हो सकता है। तो इनिशियल बॉडी किसी भी डी अटैचिंग बॉडी का मोशन जो होता है वो जो उस जिस बॉडी में पहले वो था कनेक्टेड उसके अकॉर्डिंग होता है। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे अगर टूट के नीचे की तरफ गिर रहा है तो। बोलो और किसी को कोई डाउट? सर 43 वाला ग्राफ। 43 वाला ग्राफ में क्या है देखने दो। 43 सर आंसर क्या 4 होगा? आंसर 4 देख लेने दो। किस हाँ 4 होगा, ठीक है। ओके क्योंकि T1 से T2 तक रुका हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब पार्टिकल रुका हुआ है, तो इसमें रुका हुआ कौन सा है, रुके हुए तो सभी है। हाँ, और पहले वाले टाइम इंटरवल में एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरे वाले में मतलब पहले वाले में क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। और दूसरा वाला जो T3 और T4 के बीच में है उसमें स्लोप निगेटिव है, यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा ग्राफ। सही है, 4 सही है। कार वाला सर 45 रुक जाओ, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। 45 कौन सा है, ये रिवर वाला, रिवर वाला ही ना। अच्छा रुक जाओ, रिवर वाला भी बता रहे हैं। आपने कौन सा पूछा था, कार वाला कुछ, कार किधर है इसमें, अ कार ए इज गोइंग, यही वाला ना, नॉर्थ ईस्ट। चलो एक बार ये सब कुछ ढूंढ लो, फिर से वो आप जो 45 पूछे वो बताएंगे। 14 नंबर है 14। अ कार ए इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट at 80 kilometer per hour and another car B is going southeast at 60 kilometer hour. सर आपने कराया था ये प्रॉब्लम, कराया था? 1/7 आंसर होगा। अच्छा यही प्रॉब्लम करवा दिए थे क्या, कि इस तरीके का कुछ? चलो फिर से बता दे रहे हैं, कोई ना, अगर कर लिए हो तो भी। अरे कितना ठक ठक करेगा यार ये। छुट्टी के लिए अर्जी तुम लोगों ने दिया था क्या, जो कैंसिल हो गया? साउथ ईस्ट किधर होगा, इधर की तरफ। Then the direction of relative velocity of A with respect to B. अच्छा एंगल पूछ रहा है ना। देखो तो सबसे पहला काम क्या होगा ना, कि हमें ये किसका वेलोसिटी है, VA है और ये VB है। तो B का A के रेस्पेक्ट में देखना है, तो इसको उठा करके यहाँ रखेंगे और डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ये 60 और इधर उठा के रखा, डायरेक्शन चेंज कर दिया। आ रही बात समझ में?
जब भी रिलेटिव में कैलकुलेट करना होगा तो रिलेटिव कैसे निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पे बी था और ये इधर की तरफ देख रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी अपने पास है वो तो रहेगी। दूसरा हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक मिनट ध्यान से देख लेना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अच्छा बी देख रहे हैं ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ए पे बी को रखना पड़ेगा। तो ये जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो जो देख रहा है उसकी वेलोसिटी मिलेगी ए को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर मिलेगा 60। अब इसका रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट का किधर से एंगल देखना है, नॉर्थ से, मतलब इधर से। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो tan वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अरे बात समझ में, इन दोनों में एंगल कितने का है, एंगल ये कितने का, अरे ये एंगल कितने का, तो अगर इसको पीछे खींचोगे तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब वो दोनों के बीच का एंगल पता है तो tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। tan अल्फा जो उसमें पढ़ाए थे, किधर, कौन सा, हाँ ये इधर हाँ कंपोनेंट ले गए ब्रेक करे, अब उसमें 0 हो जाएगा, नहीं होगा। चलो फिर फाइनली सॉल्व ही कर दे रहा। देखो इसका रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट का इधर जाएगा और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, ठीक है। रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 10 होगा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुमने ये एंगल निकाल लो, वर्टिकल मान लो कहीं इधर है, ये वर्टिकल है और इधर ये एंगल निकाल लो, तो 90 में से घटा देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में भाई, इस फटफट ने दिमाग खराब कर दिया यार। सर पे ही बजा रहे हैं, अब तो बगल में बजा रहे थे तो थोड़ा सही लग रहा था, अभी सर पे बजा रहे हैं। तो छुट्टी कैंसिल क्या नहीं हुआ, तुम लोग क्या चाह रहे थे, छुट्टी होना या पढ़ना? अरे भीड़ नहीं है ना अभी वहां पे, अकेले से बैठ के क्या ही कर लोगे। देखो अभी कहीं भी जाओगे खाली खाली मिलेगा, इसलिए घर पे ही बैठो आराम से। ये क्या क्या, अच्छा गए थे, चलो फिर बढ़िया। एक काम करते हैं, ये 45, ये 45, इसको इजी वे में कैसे करना है, अच्छा ठीक है। देखो अलग अलग से कंपोनेंट ले सकते हो। ये जो वेलोसिटी है ना VA, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो, 80 cos 45 आई कैप प्लस 80 sin 45 जे कैप। VB को ब्रेक करके लिख सकते हो, VB को ब्रेक करोगे तो 60, अगेन यही चीज होगा, cos 45 आई प्लस एक नीचे की तरफ आएगा तो माइनस 60 sin 45 जे कैप। ठीक है, अभी इससे आसान कोई तरीका नहीं होगा। अब तुम्हारा काम क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना था, यही करना है ना। तो होगा क्या, VA माइनस VB। VA तुमको पता है इतना है, कंपोनेंट में ब्रेक करे, VB पता है इतना, रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB इतना होता है। पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक A में से B घटा रहे हैं तो कितना होगा, 20 cos 45 आई, और इधर प्लस ये कितना होगा 140 sin 45 जे कैप। ठीक, तो ये तुम्हारा VAB पता चल गया। अब एंगल कैसे निकलता है, tan अल्फा जो होगा that will be x by y, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते थे ना, हॉरिजॉन्टल से एंगल देखते थे तो y by x होता था। अभी एंगल किससे देखना है, वर्टिकल से देखना है, तो ये पलट जाएगा। तो x कंपोनेंट यहां रख दोगे, y कंपोनेंट यहां रख दोगे। आ रही है बात समझ में? तो कितना आएगा 1/7। ज्योमेट्री से करोगे थोड़ा सा इसमें मुश्किल होगा, ये यूज कर लोगे बहुत ही आसान हो जाएगा। और कोई है?
अरे अब रहने दो यार, ये बजाना और ज्यादा शुरू कर दिया। जब तक इनका लंच था सही चल रहा है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।